बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, जहां पिछली बार बाबा अजरनाथ के संबोधन को सुनने के लिए कई लोग आए हुए थे। चेतन धीमे धीमे भीड़ की ओर बढ़ा। जब चेतन उस भीड़ में थोड़ा आगे पहुंचा तो उसे कुछ लोगों के बात करने की आवाजें सुनाई पड़ी, जिसमें एक आदमी धीरे से दूसरे आदमी से फुसफुसाते हुए बोला, भैया, आपको खबर लगी कि नहीं कि कल रात उस भूतनी ने अपने गांव के एक आदमी को मार दिया? उसकी बात सुन दूसरा आदमी भी धीमे स्वर में बोला, हाँ भैया, सुना तो है, लेकिन पहले से देखा जाए तो ठीक भी है। जब से अजरनाथ बाबा ने खूनी वधू को पकड़ा है, लोगों के मरने का सिलसिला थोड़ा धीमा हुआ है। तब पहला आदमी थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, क्या बात करते हो भैया, मेरा तो मानना है सिर्फ उस खूनी वधू को वश में करने से समस्याओं का समाधान तो होने से रहा। जब तक ये भूतनी भी ना पकड़ी जाए तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। उसे भी वश में करना उतना ही जरूरी है। उस आदमी की बात सुन दूसरा आदमी दोबारा बोला, तुम्हारी बात तो सही है, पर हम तो ये सोचकर कांप जाते हैं कि किसी दिन खूनी वधू बाबा के चंगुल से छूट गई ना तो गांव में एक बार फिर तबाही मच जाएगी और मौतों का सिलसिला दोबारा से बढ़ जाएगा। दो भूतनियां एक साथ आ गई तो क्या होगा हम सबका? इस बात पर पहला आदमी चिंता मुक्त लंबी गहरी सांस लेते हुए बोला, भैया, अजरनाथ बाबा के होते चिंता मत करो, खूनी वधू का छूटना तो असंभव ही है मानो, क्योंकि बाबा ने उसे पुराने किले के पास वाले खंडर में अपनी शक्तियों के माध्यम से कैद कर रखा है। वहां आना और जाना दोनों ही वर्जित है, और तो और जहां उस खूनी वधू को रखा है वहां तक पहुंचना भी असंभव है, क्योंकि बाबा के आदमियों का पहरा है उस खंडर में। जैसे चेतन ने ये पूरी बातचीत सुनी, वो बिना अजरनाथ से मिलने की इच्छा लिए धीमे से भीड़ से बाहर निकलते हुए बोला, ओह, तो इसका मतलब ये है कि चित्रलेखा खूनी वधू को उस खंडर में रखा गया है। अब तो तय रहा, मैं सुबह होते ही उस खंडर में जाकर खूनी वधू को देखूंगा और बाबा अजरनाथ के रहस्यों का भी पता लगाऊंगा कि ऐसे कैसे कैद किया उन्होंने चित्रलेखा खूनी वधू को। ये सोचकर चेतन उस खंडर में पहुंचने का निश्चय करते हुए पहले कालदूत को इस बारे में बताने घाट की ओर निकल गया। जहां अतीत में चेतन खूनी वधू को ढूंढने का पूरा मन बना चुका था, वहीं वर्तमान में वीर सिंह गांव के बाहर स्थित कुटिया में रहने वाले बाबा पर अपना पूरा भरोसा टिकाए हुए था। ये वही बाबा थे जो वीर सिंह के बगीचे से मिट्टी अपने साथ ले आए थे और उस मिट्टी से गुड़िया बनाकर माही को वश में किया था। बाबा की मंशा से अनजान वीर सिंह बाबा के आदेशानुसार अगली सुबह बाबा की कुटिया के सामने खड़ा था। अंदर प्रवेश करने से पहले वो खुद से बोला, आज बाबा मुझे कोई ऐसा उपाय दे दे जिससे मैं अपनी अर्पणा को बचा पाऊं। मन ही मन ये बोलते हुए वीर सिंह बाबा की कुटिया के अंदर चला गया और अंदर पहुंचते ही बाबा से बोला, बाबा जी, मैं आपका हर काम करने को तैयार हूँ, अब आप बताइए मुझे करना क्या है? बाबा वीर सिंह की बात सुन मुस्कुराते हुए बोला, बच्चा, मुझे तेरा समर्पण भाव देखकर बहुत खुशी हुई है। पहले जा, तू वो प्राप्त कर जो तुझे चाहिए, फिर मैं कहूंगा मुझे क्या चाहिए। जाकर अपनी पत्नी को बचा ले। बाबा की बात सुन वीर सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुश होते हुए बोला, धन्यवाद बाबा जी, बताइए कहाँ है हमारी अर्पणा? हम अभी जाते हैं, और बताइए उसे बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? बाबा वीर सिंह के उत्साह को देख उसे शांत करते हुए बोला, अपनी प्रसन्नता को जरा बचा के रख और ये ले लाल रंग। वैसे तो लाल रंग खतरे का निशान होता है, लेकिन मेरा दिया ये रंग तेरे सारे खतरे टाल देगा। इसे गांव के बाहर जंगल के करीब वाली गुफा में ले जा, वहीं कैद किया है उस सिद्धि साधक ने तेरी पत्नी को। बाबा की ये बात सुन वीर सिंह चौंकता हुआ बोला, सिद्धि साधक? ये कौन है बाबा? इस पर बाबा ने आंखें मूंद कर मुस्कुराते हुए कहा, ये वही तांत्रिक है वीर सिंह, जिसने पहले भी खूनी वधू को कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन असफल हुआ था, और अपने प्रतिशोध की अग्नि को शांत करने के लिए इसने सिद्धियां हासिल की है, और वहीं से इसे लोग सिद्धि साधक के नाम से जानते हैं।
बाबा की बात सुनकर वीर सिंह चौंकते हुए बोला, पर इस सिद्धि साधक ने मेरी अर्पणा को क्यों कैद किया? ये सुनकर बाबा थोड़े ऊंचे स्वर में बोले, सवाल जवाब के लिए अभी सही वक्त नहीं है वीर सिंह। पहले जाओ और अपनी पत्नी को वापस लेकर आओ। अपनी पत्नी के पास पहुंचते ही तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और हाँ, ये लाल रंग मेरी सिद्धियों का प्रतिफल है। इस रंग को उस गुफा के बाहर छिड़कना मत भूलना। ये उस सिद्धि साधक के द्वारा बनाए गए मायावी घेरे को तोड़ देगा, जिससे तुम्हारे कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। बाबा की बात सुन वीर सिंह तुरंत उठ खड़ा हुआ और बाबा के पैर छूते हुए वहां से निकलने को था ही कि बाबा बोला, लेकिन ये भी ध्यान रखना बच्चा कि वो सिद्धि साधक बहुत शक्तिशाली है। अगर मौका मिलते ही वहां से ना निकले तो वो तुम दोनों को मारने में एक पल की भी देरी नहीं करने वाला। वीर सिंह बाबा की बात गांठ बांधते हुए उन्हें धन्यवाद कहकर वहां से निकल गया। कुटिया से निकलते ही वीर सिंह मन ही मन बोला, अर्पणा तुम बस थोड़ा और इंतजार कर लो, मैं आ रहा हूं तुमको लेने। उसके बाद मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। जहां एक और वीर सिंह के कदम उस गुफा की ओर बढ़ चुके थे, तो वहीं दूसरी ओर अर्पणा उसी गुफा में बेहोश अवस्था में पड़ी हुई थी, जिसे देख सिद्धि साधक हंसते हुए बोला, मूर्ख लड़की, तूने ये सोच भी कैसे लिया था कि तू मेरे चंगुल से बच निकलेगी? क्या इतना कमजोर समझा था तूने मेरी माया को? और वो तेरा कमजोर पति मुझे टक्कर देगा? मैंने अपनी सिद्धि से उसे तुझ तक पहुंचने ही नहीं दिया और वो ना कभी पहुंच पाएगा। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी तेज हंसी से अर्पणा होश में आते हुए बिल्कुल कमजोर निढाल अवस्था में लेटे उसकी बातें सुन रही थी। और वीर सिंह के लिए ऐसे शब्द अर्पणा के मन को चोट पहुंचा रहे थे। अर्पणा की आंख से आंसू निकल रहे थे, पर वो कुछ करने के लिए बिल्कुल बेबस थी। सिद्धि साधक अब बिल्कुल अर्पणा के करीब बैठकर उसे घूरते हुए बोला, बस आज वो दिन आ ही गया जब मैं उस खूनी वधू को अपनी सिद्धियों के दम से खत्म कर दूंगा। जा रहा हूं फूलपुर गांव और मेरे इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए मैं तुझे ही अपनी सिद्धियों को भेंट चढ़ाऊंगा। तू बस इतना समझ ले कि तेरा भी अंत करीब है। ये कहकर वो हंसते हुए अपनी जगह से उठा और कुछ सामग्री अपने झोले में डाल निश्चिंत होकर गुफा से बाहर निकल गया। सिद्धि साधक गुफा से निकलकर जंगल के रास्ते फूलपुर गांव की ओर बढ़ रहा था। वो पूरी तरह आश्वस्त था कि अर्पणा कहीं नहीं जा सकती। वो ये सोचते हुए चला जा रहा था, तभी वीर सिंह उसके सामने से गुजरा, लेकिन सिद्धि साधक की नजर उस पर नहीं पड़ी। वीर सिंह जंगल की उस गुफा के सामने पहुंच चुका था, लेकिन उसे गुफा के भीतर जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि सिद्धि साधक ने अपनी नव सिद्धि के कारण वहां एक घेरा बना दिया था। लेकिन तभी वीर सिंह ने वो लाल रंग वहां हवा में छिड़क दिया और उसके ऐसा करते ही नव सिद्धि का प्रभाव खत्म हो गया और उसे अर्पणा गुफा में साफ साफ नजर आने लगी। तभी वो उसे आवाज लगाते हुए अंदर की तरफ भागा, अर्पणा, अर्पणा, हम आ गए, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। बेसुध पड़ी अर्पणा की अधखुली आंखें जैसे ही वीर सिंह पर पड़ी, उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। वीर सिंह ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, तुम हिम्मत रखना, हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे, हम आ गए हैं अर्पणा, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना कहते हुए वीर सिंह गुफा से बाहर आ गया और अर्पणा का हाथ थामे वहां से निकल गया। दूसरी ओर इस बात से अनजान सिद्धि साधक फूलपुर गांव की सीमा पर खड़ा गांव की ओर देखते हुए बड़े ही अभिमानी भरे शब्दों में बोला, बस अब कुछ और घड़ियों का इंतजार है, उसके बाद मैं उस खूनी वधू को अपने कदमों में ले आऊंगा और फिर उसे मारकर अपने अपमान का प्रतिशोध लूंगा। जैसे ही सिद्धि साधक ने वर्तमान में खूनी वधू को खत्म करने की बात कही, वैसे ही दूसरी ओर अतीत में नदी किनारे घाट पर लेटे कालदूत की आंख खुली और वो अचानक हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ, मानो सिद्धि साधक की ये चेतावनी कालदूत के कानों में पड़ी हो।
उसे हड़बड़ाया देख पीछे से आते चेतन को भी थोड़ा अजीब लगा। चेतन कालदूत के पास पहुंचकर बोला, क्या हुआ कालदूत, कोई सपना देख लिया क्या? अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कालदूत चेतन की बात सुनकर बोला, अभी नहीं चेतन, मुझे तुरंत कहीं पहुंचना होगा। चेतन उसकी बात सुन हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से बोला, अरे अजीब हो तुम, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैंने सब कुछ पता लगा लिया है, मुझे खूनी वधू के बारे में तुम्हें बताना है, और तुम हो कि मेरी बात सुने बगैर ही जा रहे हो। हड़बड़ाते हुए कालदूत चेतन की बात का जवाब देते हुए बोला, कहा ना चेतन, अभी नहीं, मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा, फिर हम इस बारे में आराम से बात कर लेंगे। कालदूत की ये बात सुनकर चेतन का चेहरा उतर गया। इसे देख कालदूत चेतन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बंधु हमारी बात समझने की कोशिश करो, अगर हम यहाँ तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारा मान बढ़ाने के लिए रुक गए ना तो समस्या भी तुम्हारी ही बढ़ने वाली है। इसलिए इस बहस का यही अंत करो और फिलहाल हमें जाने दो, हम जल्दी ही लौट आएंगे, फिर बताना सारी बात। चेतन कालदूत की बात सुन चुपचाप खड़ा रह गया और उसके कहे शब्दों का मतलब निकालने लगा। उधर कालदूत अपनी बात खत्म करके तुरंत गायब हो गया। चेतन उसके जाते ही बोला, ठीक है जाओ, वैसे भी पिछली बार जब मैं चित्रलेखा वाले समय यानी कि उस अतीत में गया था तब भी मैंने सब कुछ अकेले ही मैनेज किया था, इस बार भी मैं कर लूंगा। ये कहते हुए चेतन वहीं घाट पर नदी किनारे बैठ गया और अगले दिन की योजना बनाने लगा। दूसरी तरफ वर्तमान में भी शाम ढल गई थी और रात करीब थी। पूरा चांद सिर पर था। सिद्धि साधक एकांत जगह पर बैठा खूनी वधू को अपने जाल में फांसने की तैयारी कर रहा था। उसने बड़े से लाल रंग के घेरे में पीले रंग से एक बड़ा सा तारा निर्मित किया। सितारे के हर कोने पर एक जलता हुआ दीपक रखा था। साथ ही उस सितारे के बीचों बीच एक अग्नि कुंड जल रहा था। सिद्धि साधक गोले के बाहर बैठा अपने सामने रखी इंसानी खोपड़ी पर हाथ में पकड़ी बड़ी सी हड्डी घुमाते हुए बोला, बस अब कुछ और पलों का इंतजार शेष है। खूनी वधू जैसे ही चांद ठीक सिर के ऊपर होगा और उसकी ये रोशनी इस जाल चक्र पर पड़ेगी, तुझे यहाँ आना ही पड़ेगा। फिर तुझे मैं बताऊंगा कि कौन हूँ मैं। मेरा वादा है तुझसे खूनी वधू, तू एक बार तो मर चुकी है, लेकिन मेरी हर सिद्धि तुझे हर मिनट में 100 बार मारेगी और तेरी चीखें इस पूरे गांव में गूंजने लगेगी। ये कहते हुए सिद्धि साधक जोर जोर से हंसा और उसकी शैतानी हंसी पूरे वातावरण में फैल गई। इसके बाद सिद्धि साधक निरंतर उन हड्डियों को हवा में लहराते हुए बड़े ही अजीब अजीब तरह के शब्दों का उच्चारण करने लगा। अचानक ही मौसम में बदलाव होने लगा। जैसे जैसे सिद्धि साधक के शब्दों की गति बढ़ती, चारों तरफ की हवाएं और तेज होने लगती। थोड़ी देर में चांद आसमान में था और नीचे सिद्धि साधक के ठीक सिर के ऊपर उसकी रोशनी जाल चक्र पर पड़ने लगी। इसे देख सिद्धि साधक की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, तो वो तेज आवाज में हंसते हुए बोला, बस तेरा समय खत्म हुआ, चल अब बाहर आ जा। इतना कहते ही वो अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी नव सिद्धि का प्रयोग करके उस तूफान को बढ़ाने लगा। अचानक ही बढ़े इस तूफान से गांव में चारों ओर डर का माहौल बनने लगा। पूरे माहौल में अचानक चारों ओर रात रानी की महक आने लगी। साथ ही पायलों की छम छम की आवाज भी बढ़ने लगी। लोग जो अभी अभी बदले मौसम और तूफान को देखकर मौसम बदलने का अंदाजा लगा रहे थे, वो बुदबुदाते हुए बोले, जल्दी जल्दी घर में चलो, ये खूनी वधू के आने की निशानियां हैं। इतना कहते हुए सभी लोग घरों में घुस गए और दरवाजे बंद कर लिए। उधर दूसरी तरफ माही जो कि किचन में चाय बना रही थी, वो किचन की खिड़की से बाहर का मौसम देखते हुए बोली, ये अजीब सा तूफान कैसा है? थोड़ी देर पहले तो मौसम बिल्कुल ठीक था। वीर भैया भी घर पर नहीं है। हे भगवान, वो जहां हो उनकी रक्षा करना। इधर तेज तेज तूफानी हवाओं के बीच सिद्धि साधक अपनी क्रियाओं में लगा हुआ था। वो कभी हाथों को ऊपर करके कुछ कर रहा था,
तो कभी अपनी जगह घूम घूम कर तेज तेज शब्दों का उच्चारण कर रहा था। माहौल बदल रहा था और तेज तेज हवाएं चल रही थी कि अचानक खूनी वधू सामने आ गई और तेज हवा में चिल्लाते हुए बोली, तू फिर आ गया, मुझे मारने आया है, पर तुझे कौन बचाएगा, तू भी मरेगा, इन सब गांव वालों की तरह तू भी मरेगा। सिद्धि साधक खूनी वधू की बात सुन हंसते हुए बोला, मैं पिछली बार की तरह कमजोर नहीं हूँ। तुझे मारने के लिए मैंने पंच सिद्धि की है और अब मैं सिद्धि साधक बन चुका हूँ। तू देख, आज तेरा अंत होकर ही रहेगा। तुझे मारकर मैं अपना बदला पूरा करूंगा। अब देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। कहते हुए अपनी भूमि सिद्धि से सिद्धि साधक ने खूनी वधू को पत्थरों के बीच जकड़ लिया और बोला, इस जाल चक्र में बैठते ही तेरा अंत हो जाएगा। चित्रलेखा खूनी वधू सिद्धि साधक के मायावी जाल चक्र में फंस चुकी थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी डरावनी चीखों से पूरे गांव में भय का माहौल बन चुका था। खूनी वधू चिल्लाते हुए बोली, छोड़ मुझे, पर खूनी वधू की चीखें सुनकर सिद्धि साधक हंसते हुए अपने उच्चारण को और तेज करने लगा और जैसे ही वो चित्रलेखा खूनी वधू को गोले में बैठाने ही वाला था कि अचानक से कुछ दूरी पर एक काल द्वार बन गया और उसमें से एक तेज रोशनी आने लगी, जिसे देख सिद्धि साधक का ध्यान उस रोशनी की ओर चला गया। साथ ही साथ खूनी वधू भी उस रोशनी की ओर देखने लगी और वो रोशनी का चक्र बढ़ता ही चला गया। फिर उस रोशनी से कालदूत अतीत से वर्तमान में आ गया। कालदूत को देखकर खूनी वधू के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कालदूत ने हवा में अपने हाथ लहराते हुए एक झटके में पूरा समय रोक दिया। वर्तमान में पूरा मंजर स्थिर हो गया। सिद्धि साधक का अपनी सिद्धि का प्रयोग करते हुए हाथ वहीं रुक गया। खूनी वधू की चीखें शांत हो गई और वो जाल चक्र की ओर कदम बढ़ाते हुए वहीं रुक गई। वीर सिंह अर्पणा का हाथ थामे उस जंगल के मुहाने पर ठहर गया और वहीं माही चाय का कप हाथ में पकड़े किचन से बाहर निकलते निकलते ठहर गई, क्योंकि कालदूत ने समय रोक दिया था। कालदूत ने पहले सिद्धि साधक को देखा और फिर चारों तरफ घूमकर हाथों को झाड़ते हुए मुस्कुराया। कालदूत समय के चक्र को रुका देख अपनी भौं उचकाते हुए बोला, अरे यार रुको तुम सब। अरे भाई, इस पूरे माहौल में एक बंदे की कमी है और वो है हमारा नायक चेतन। बंधुओं, इतनी जल्दबाजी क्यों है? आप लोग जानते नहीं कि कहानी का नायक फिलहाल वर्तमान नहीं अतीत में है। अरे भाई सिद्धि साधक, तुम भी थोड़ा तो सब्र करो, हैं? तुम्हारी क्रिया में भी हमें बाधा डालनी पड़ी क्योंकि हमारा नायक यहाँ नहीं है और तुम हो कि कहानी का दी एंड कर रहे हो। अरे अब तक जितने सवाल उठे हैं उनके लिए हम सब व्याकुल हैं। इसलिए चेतन अब हमारे सवालों के जवाब लाएगा। इसलिए तब तक मेरे प्यारे